हेलो एवरीवन। आगे बात करते हैं दोस्तों। हम लोग ग्रुप ऑफ 7 G7 के बारे में पढ़ते हैं। कंटेक्स्ट क्या इसका? हाल ही में 49th समिट G7 ग्रुप की हुई। सौगंधा शहर देखो, हिरोशिमा, जापान। ठीक है। इंडिया ने दूसरे देशों के साथ लाइक ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, इनके साथ इंडिया को इनवाइट करा गया था पार्टिसिपेट करा समिट के अंदर। इंडिया ने 10 पॉइंट एक्शन प्रोग्राम भी प्रेजेंट करा इस समिट में, ताकि फूड, हेल्थ, डेवलपमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम्स को जो कि करंटली अभी दुनिया फेस कर रही है उनको एड्रेस करा जा सके। ठीक है। ये हिरोशिमा वाली समिट की मेजर आउटकम्स क्या निकली है जो 49th समिट हुई है? नंबर 1, इकोनॉमिक रेजिलियंस एंड इकोनॉमिक सिक्योरिटी। जितने भी नेशंस ने पार्टिसिपेट करा उन्होंने एग्री करा कि वो एक कोऑर्डिनेशन प्लेटफॉर्म सेटअप करेंगे इकोनॉमिक कोर्शन पर, ताकि कोई भी ऐसी जो कंट्री है, ठीक है, अगर वो व्यापार कर रही है और व्यापार इस तरीके से हो रहा है कि वो अपना दबदबा मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं उस व्यापार के चलते। जैसे अभी हमने प्रीवियस आर्टिकल में पढ़ा ना, WTO मतलब इन सब चीज़ों को अवॉइड करने की कोशिश करता है। G7 भी अपना अब खुद से इनिशिएटिव लेगा ये प्लेटफॉर्म को एस्टैब्लिश करके। ये कल को क्वेश्चन आ सकता है फिल्म्स के अंदर, श्रेया, सौगंधा, के कोऑर्डिनेशन प्लेटफॉर्म ऑन इकोनॉमिक कोर्शन किसका है? WTO का है या फिर ये G7 का है, G4 का है, G20 का है, किसका इनिशिएटिव है? तो याद रखना G7 का इनिशिएटिव है। ये अभी सेटअप होगा, अभी हुआ नहीं है, लेकिन ऐसा आ सकता है ये आइडिया कौन से प्लेटफॉर्म के द्वारा मूटअप करा गया है। ठीक है। टू काउंटर एनी अटेम्प्ट्स टू वेपनाइज ट्रेडिंग एंड इकोनॉमिक डिपेंडेंसीज। वेपनाइज ट्रेडिंग का मतलब समझ रहे हो? मतलब अपना दबदबा एस्टैब्लिश करना व्यापार के टर्म्स में इन क्रिटिकल एंड इमर्जेंट टेक्नोलॉजी सच एज माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स। इन सारे नेशंस ने ये भी एग्री करा समिट के अंदर, चाइना से अगर हम जो व्यापार करें या ट्रेडिंग रिलेशन स्टैब्लिश करें तो इससे जो रिस्क जो हो रहा है दुनिया को कि हम इंपोर्ट तो बहुत कर रहे हैं चाइना से, लेकिन अपने एक्सपोर्ट को बूस्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस जो है वो नेगेटिव की तरफ ना जाए, इससे कैसे निजात पानी है, डी रिस्क कैसे करना है हमें चाइना के साथ कमर्शियल टाइज को, कि चाइना कल को हावी ना हो हम पे इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक रिलेशंस। उसके बाद दुनिया की नई सच्चाई, रोबोटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एज वेल एज डेटा साइंस। इस स्टैंडर्ड्स डेवलप करे जाएँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की डेवलपमेंट के लिए। ठीक है। डेवलपमेंट एंड अडॉप्शन ऑफ इंटरनेशनल टेक्निकल स्टैंडर्ड्स फॉर ट्रस्टवर्दी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जैसे नहीं होता ये सिंबल्स होते हैं एग मार्क, है ना, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के ऊपर, या फिर आपको पता है GI टैग जैसे होता है, तो ऐसी एक टैग मिलना चाहिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली चीज़ों को एज ट्रस्टवर्दी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, किससे कोई नुकसान नहीं है, राइट टू प्राइवेसी की किसी की सिटीजन को, ना ही किसी देश की प्राइवेसी को खतरा है। ठीक है। और मुद्दे लाइक क्लाइमेट एंड एनर्जी, सारे मेंबर्स नेशन ने इस चीज़ के ऊपर मिलकर वादा करा कि वो नेट ज़ीरो कार्बन एमिशंस को अचीव करेंगे साल 2050 तक, एंड दे विल लिमिट ग्लोबल वार्मिंग टू 1.5 डिग्री सेल्सियस। श्रेया देख रहे हो, नई वाली रियलिटी आ गई ना सामने। पहले 2 डिग्री चलता था, है ना, अब 1.5 डिग्री। पढ़ा था ना उस आर्टिकल के अंदर हमने, जब थोड़ा सा पीछे आ गए लोग, क्योंकि हमने कंपैरिजन करा था कोई 1.5 डिग्री से क्या हो जाएगा, 2 डिग्री से क्या हो जाएगा। दे ऑल्सो एंडोज द G7, एक प्लान है इनका, G7 क्लीन एनर्जी इकोनॉमी एक्शन प्लान। दिस प्लान एम्फसाइजेज द इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेड पॉलिसी, कि कैसे ट्रेड पॉलिसी विल प्ले मेन रोल इन रीचिंग जीरो कार्बन एमिशंस। उसके बाद ग्लोबल फूड सिक्योरिटी रेजिलिएंट तरीके से वर्क करनी चाहिए, तो उसके लिए G7 ने एक बेसिकली फूड सिक्योरिटी के ऊपर एक एक्शन स्टेटमेंट प्रेजेंट करी, जिसको बोला गया हिरोशिमा एक्शन स्टेटमेंट, और ये मीटिंग का हुई है हिरोशिमा। रेलेवेंस क्या है G7 की आज के करेंटली दुनिया के जियो पॉलिटिक्स में? इकोनॉमिक पावर। G7 के जो मेंबर स्टेट्स हैं ना, इनकी जो कलेक्टिव इकोनॉमिक पावर है, इनके पास इतनी पावर है कि दे
can alter, they can change, they can shape economic policies, coordinate financial regulations, and address economic challenges such as trade imbalance, currency stability, or financial crisis. Political influence or international cooperation. G7 members have a strong voice in shaping global agendas such as conflicts, nuclear proliferation. सिंबॉलिक इंपॉर्टेंस क्या है? G7 ग्रुप की कंट्रीज रिप्रेजेंट करती हैं इन्फ्लुएंशियल डेमोक्रेटिक कंट्रीज को, विच हैव डेमोक्रेटिक वैल्यूज एंड डेमोक्रेटिक इंटरेस्ट. तो भिड़प होने की तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है. सारी की सारी कंट्रीज डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स को फॉलो करती हैं. एंड इट विल एक्ट एज अ कैटलिस्ट बूस्टिंग मैकेनिज्म फॉर ग्लोबल गवर्नेंस. ठीक है. G7 ने पहले भी साथ में मिलकर काम करा है FATF को इस्टेब्लिश करने के लिए, इंटरनेशनल फ्रेमवर्क लाइक फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स. लेकिन ये फिर भी इतना इफेक्टिव क्यों नहीं है? एक तो नाम से ही पता लग रहा है G7 कितने मेंबर स्टेट्स हैं इसके अंदर? 7. दे हैव लिमिटेड रिप्रेजेंटेशन, और जो इंपॉर्टेंट की प्लेयर्स हैं वो आपको ज़्यादातर G20 ग्रुप में देखने को मिलते हैं, ना कि G7 में. तो G20 के सामने G7 थोड़ा सा छोटा पड़ जाता है, क्योंकि ये जो लिमिटेड रिप्रेजेंटेशन है G7 कंट्रीज़ की, इसको क्रिटिसाइज करा गया है फॉर नॉट एडिक्वेटली रिफ्लेक्टिंग द डाइवर्सिटी ऑफ ग्लोबल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल लैंडस्केप. बड़े सारे एक्सपर्ट्स आर्ग्यू करते हैं कि इमर्जिंग इकोनॉमीज जो है लाइक चाइना, इंडिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, इनका भी तो ग्रेटर रोल है ग्लोबल गवर्नेंस में. ये भी तो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स पे काम करते हैं, लेकिन ये G20 के अंदर रिप्रेजेंटेड है, G7 के अंदर नहीं है. दूसरा इशू, डाइवर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट. G7 कंट्रीज़ के अपने खुद के नेशनल इंटरेस्ट पॉलिसी प्रायोरिटीज़ हैं, तो वो ग्लोबल इश्यूज़ को बेसिकली इतना सीरियसली लेते नहीं हैं. वो काम यही करते हैं, देखने से ऐसा लगता है कि वो अपने इंटरेस्ट के लिए काम करना चाहते हैं, ना कि दुनिया की भलाई के लिए. हर चीज़ में जहाँ का फ़ायदा निकल रहा होता है, ये उस एजेंडा को, उस प्रिंसिपल को पुश करने की कोशिश करते हैं. उसके बाद चेंज इन ग्लोबल डायनेमिक्स. द राइज ऑफ ऑल्टरनेटिव फोरम्स सच एज G20, ये बेसिकली नए ग्लोबल ऑर्डर को चेंज करने की दम रखता है, लेकिन G7 के अंदर इतनी रिप्रेजेंटेशन है नहीं. और अगला इशू है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कमिटमेंट. जो भी पॉलिसीज़ के ऊपर इन्होंने आज तक एग्री करा है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन की जब बात आती है, तो G7 कंट्रीज़ का जो इम्प्लीमेंटेशन है ग्रुप का पूरे जो उन कमिटमेंट्स को लेकर भी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो काफ़ी वीक है. वो सारी चीज़ें अपने डोमेस्टिक पॉलिटिकल कंसिडरेशन के हिसाब से, यानी कि डोमेस्टिक पॉलिसीज़ के हिसाब से, नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से फुलफिल करने की कोशिश करते हैं. हर एक कंट्री की अपनी अपनी प्रायोरिटीज़ है, एंड पावरफुल कंट्रीज हैं इसके अंदर. तो ग्लोबल चैलेंजेस में किस तरीके से फ़ायदा निकालना चाहती हैं, अपना नाम बनाना चाहती हैं, उसके हिसाब से लोग काम करती हैं. इंडिया और G7 की अगर हम लोग बात करें, अपॉर्चुनिटीज़ क्या है इंडिया के लिए? अगर G7 एक्सपेंड होता है तो इंडिया में बिकम मेंबर ऑफ G7 अलॉन्ग विद पोटेंशियल कंट्रीज लाइक ऑस्ट्रेलिया. ग्लोबल साउथ. अब इंडिया जो है इस साल आपको पता होगा G20 का प्रेसिडेंट है, ठीक है. और G7 के अंदर वो सारे नेशन थे जो कि G7 के पार्ट है, सॉरी G20 के अंदर वो सारे नेशन थे जो कि G7 के पार्ट है. और इसकी वजह से ग्लोबल साउथ को एक पावरफुल एज मिल सकता है इस साल. ग्लोबल साउथ ग्लोबल नॉर्थ की डिबेट जाते हो ना, इकोनॉमिक्स में मैंने बताया था आपको. उसके बाद चाइना को काउंटर करने के लिए, चाइना का जो बढ़ता एग्रेशन है इन टर्म्स ऑफ ट्रेड या दूसरे एस्पेक्ट्स, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इशूज ऑफ G7 समिट. अभी इन्होंने ये बात भी करी ना इसमें कि चाइना से होने वाले जो व्यापार है उसको हम डी-रिस्क कैसे कर सकते हैं, चाइना से होने वाले कमर्शियल टाइज को. अगर भारत अच्छे रिलेशन बनाकर रखता है G7 के साथ, तो इसकी वजह से इंडिया का स्टेचर बढ़ेगा, इंडिया को प्लेटफॉर्म मिलेगा टू रेज इट्स वॉइस एट द ग्लोबल लेवल.
ऑल्सो इट विल हेल्प इन फर्दर स्ट्रेंथनिंग बायलैटरल रिलेशन विद मेंबर कंट्रीज सच एज यूएस, फ्रांस एक्सेट्रा। कंसर्न क्या है? G7 को लेकर देयर आर डाइवर्जेंस ऑफ ओपिनियंस। सारे के सारे जो मेंबर्स हैं G7 के, वो रशिया के अगेंस्ट है। उन्होंने रशिया को निकाल भी दिया था अपने ग्रुप से, और अभी तक निकला हुआ है, क्योंकि G7 तो एक्चुअली कुछ ग्रुप था ही नहीं। ये एक्चुअली ग्रुप था G8। रशिया को निकाला गया तो बन गया G7। अभी ऊपर पढ़ाता हूँ मैं आपको क्यों निकाला गया, कैसे। WTO में मोस्ट ऑफ द G7 हैव कन्फ्लिक्टिंग व्यूज। फॉर इंस्टेंस, भारत जो अपने देश में फूड सब्सिडी के फेवर में है, G7 कंट्रीज फूड सब्सिडी वाले कंसेप्ट को अपोज करती है। कमिटमेंट, इनिशिएटिव्स लाइक पार्टनरशिप और ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट, ये सिर्फ कागज पे लिखे गए थे, इंप्लीमेंट कभी नहीं करेंगे। इनइफेक्टिवनेस, G7 कोई इफेक्टिव मेजर्स आज तक नहीं लेता हुआ है, इसका कोई प्रूफ नहीं है कि उसने ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस ग्रुपिंग्स को रिफॉर्म करने के लिए कुछ आवाज़ उठाई हो, लाइक यूनाइटेड नेशंस वगैरह। तो G7 जो है वो एक रिफॉर्म के तौर पर कुछ अपना कंसर्न या वॉइस कभी रेज करेगा, इस बात के ऊपर किसी को भरोसा नहीं है। कंक्लूजन में हम क्या कह सकते हैं कि G7 एक मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रुप है आफ्टर ग्लोबल मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस लाइक WTO, वर्ल्ड बैंक एक्सेट्रा। भारत अगर अच्छे रिश्ते मेंटेन करके रखता है अगर G7 ग्रुपिंग के साथ या G7 मेंबर कंट्रीज़ के साथ, तो इसकी वजह से भारत को एक एज मिलेगी, लाइक रिफॉर्मिंग द ग्लोबल इकोनॉमिक ऑर्डर। क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट करने के लिए भारत की बातें भी मायने रखेंगी। प्रमोटिंग ग्रीनर ग्रोथ, मेकिंग द वर्ल्ड इम्यून टू फ्यूचर पैंडेमिक्स एंड कंस्ट्रक्टिंग ट्रस्टेड सप्लाई चेन्स इन टू कंक्रीट आउटकम्स। यानी कि ये बात हो रही है ग्लोबल ट्रेड की। अब भारत ने जो इस मीटिंग के अंदर 10 पॉइंट एक्शन प्लान जो प्रपोज करा था, वो क्या था? जो मोस्ट वल्नरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी हैं उनके लिए एक इंक्लूसिव फूड सिस्टम होना चाहिए। जो फर्टिलाइजर सप्लाई चेन है ग्लोबली, उसके अंदर राजनीति ना हो। फर्टिलाइजर्स के सामने एक ऑल्टरनेटिव मॉडल भी होना चाहिए, क्योंकि इस वजह से खेती बाड़ी अगर थबा नहीं होनी चाहिए, वरना फूड सप्लाई चेन या जो फूड चेन है वो डिस्टॉर्ट हो जाएगी। खाने की बर्बादी कम से कम हो। डेवलपमेंट मॉडल्स ऐसे होने चाहिए विच आर इंस्पायर्ड बाय द नीड्स ऑफ ग्लोबल सदर्न कंट्रीज। होलिस्टिक हेल्थ केयर सिस्टम एक होना चाहिए। मिलेट को अडॉप्ट करा जाए, विच इज कैसा क्रॉप होता है बताओ? एरिड एंड सेमी एरिड क्रॉप कह सकता हूं मैं इसको। पानी चाहिए होता है क्या मिनट्स के लिए? चावल जितना? बिल्कुल नहीं। हेल्थ केयर सिस्टम अगर एक बार ही आ जाए तो वो रेजिडेंट तरीके से वर्क करना चाहिए। डिजिटल हेल्थ केयर को प्रमोट करा जाए एंड इंश्योरिंग मोबिलिटी ऑफ हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, इसको हम लोग कहते हैं मेडिकल टूरिज्म, जो कि दो लोगों के बीच मतलब दोनों पार्टीज को लेकर आप बोल सकते हो मेडिकल टूरिज्म। एक तो पेशेंट, भारत का कोई बंदा किसी चीज़ का इलाज करवाने अमेरिका जा सके, अमेरिका इतने दरवाजे तो खोले। और इसके अलावा डॉक्टर्स, क्रॉस बॉर्डर जाकर डॉक्टर्स भी काम कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं G7 के बारे में। G7 एक इनफॉर्मल फोरम है लीडिंग इंडस्ट्रियल नेशंस का, जो कि ग्लोबल ट्रेड को डोमिनेट करते हैं और इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम को। कैसे? अभी आप इसकी मेंबर कंट्रीज देखना। पर्पज़ क्या इसका? हर साल ये मिलते हैं टू डिस्कस इशूज सच एज ग्लोबल इकोनॉमिक गवर्नेंस, इंटरनेशनल सिक्योरिटी, एनर्जी पॉलिसी, और कोई भी नए कोई इश्यूज़ होते हैं उसके बारे में, जो प्रिवेलिंग सिचुएशन होती है वर्ल्ड की, उसके बारे में डिस्कशन होती है इनकी। G7 के कौन कौन से मेंबर स्टेट्स हैं? कनाडा, फ्रांस,
जर्मनी, इटली, यूएस, यूके एंड जापान। जब रशिया इसका मेंबर था, आप G7 में +1 कर दो, +1, तो वो बन जाएगा G8। जब रशिया था इसके पास। अब G8 जैसी कोई ग्रुपिंग एग्जिस्ट ही नहीं करती दुनिया में। रशिया ने G7 को ज्वाइन करा था 1998 में, क्रिएटिंग द G8, लेकिन 2014 में इसको निकाल दिया था। G7 के मेंबर्स हैं क्योंकि रशिया ने इन्वेजन करी थी क्रीमिया की। उसके बाद आप इस G8 के ग्रुप में 12 कंट्रीज को और ऐड कर दो, तो अब क्या होता जाएगा G20। उसमें से G7 का पार्ट इंडिया नहीं है, G8 का पार्ट इंडिया नहीं था, लेकिन G20 का पार्ट इंडिया है। सिमिलरली चाइना भी है। तो नेशंस देखते हैं हम, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, चाइना, यूरोपियन यूनियन, इंडिया, इंडोनेशिया, मेक्सिको, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, टर्की। अब देख रहे हो, यूरोपियन यूनियन कोई कंट्री नहीं है, EU कोई मेंबर नहीं है वैसे तो G7 का, बट उसकी एनुअल समिट अटेंड करता है G7 की। G20 में जितनी यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज हैं तो वो G20 का पार्ट है, लेकिन अब हम इतनी सारी कंट्रीज तो लिख नहीं सकते हैं वैसे तो, ठीक है, तो हम इसको EU एज अ ब्लॉक बोलकर एक मेंबर मान लेते हैं। G7 का मेंबर नहीं है लेकिन यूरोपियन यूनियन। अचीवमेंट्स क्या हैं G7 की? It played crucial role in setting up global fund to fight malaria and AIDS in 2002. G7 की फाइनेंस मिनिस्टर्स की एक बारी मीटिंग हुई थी, उन्होंने एग्री करा था टू सपोर्ट अ ग्लोबल मिनिमम टैक्स ऑफ एटलीस्ट 15% और मल्टीलेटरल कंपनीज, और अब ये चीज़ लागू भी हो गई है। 2015 में मेंबर्स ने लॉन्च करा, G7 मेंबर्स ने लॉन्च करा था ग्लोबल अपोलो प्रोग्राम टू टैकल क्लाइमेट चेंज थ्रू क्लीन एनर्जी रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ठीक है, उसके बाद कुछ आंकड़ों की बात करें। G7 जो कंट्रीज हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर 25% ऑफ ग्लोबल कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस। ठीक है, 46% ऑफ ग्लोबल GDP इज रिप्रेजेंटेड बाय द कंट्रीज जो कि G7 के पार्ट हैं, और G7 कंट्रीज रिप्रेजेंट 1/10 ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन। सर मैं ये आर्टिकल अच्छे थे? So thank you very much for discussion.